Let's now start with the historical background of the cell. So there are so many scientists who have actually contributed for this historical background of cell. सेल के बारे में हमको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी एक दिन में डेवलप नहीं हुई, बहुत सारे साइंटिस्ट को मेहनत करनी पड़ी। उसमें से जो पहला साइंटिस्ट है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल को पहली बार देखा। क्या हुआ एक्चुअली, जब रॉबर्ट हुक अपने सो कॉल्ड माइक्रोस्कोप के साथ कॉर्क स्लाइस को देखते हुए बैठे थे, तब उनको मल्टीपल पॉलीगोनल हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर्स मिले जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। मल्टीपल हनीकॉम्बिंग पॉलीगोनल यानी मल्टीपल शेप्स के। तो रॉबर्ट हुक को ये समझ में नहीं आया कि ये स्ट्रक्चर क्या है, तो रॉबर्ट हुक ने सिंपली इन स्ट्रक्चर्स को नाम दे दिया सेल। नाउ अगेन सेल इज अ लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है अ स्मॉल बाउंडेड स्पेस, अ वेरी स्मॉल स्पेस विथ बाउंड्री, एंड दैट्स हाउ रॉबर्ट हुक is associated with finding the term cell. So ये MCQ आएगा कि who had given the term cell, it is Robert Brown. Then रॉबर्ट ब्राउन ने जो कुछ भी सेल देखे थे दे वर एक्चुअली डेड सेल्स। सो ये भी एक नीट का MCQ बनता है कि सबसे पहले डेड सेल्स किसने देखे और सबसे पहले लाइव सेल्स किसने देखे। यू विल गेट द आंसर। देन जो कुछ भी रॉबर्ट हुक ने उस समय देखा दे वेर एक्चुअली द सेल वॉल्स ऑफ द सेल। वो लाइव सेल्स नहीं थे, वो जस्ट इट वॉज अ रिमेन ऑफ सेल वॉल जो रॉबर्ट हुक ने उस टाइम देखे थे। बट रॉबर्ट हुक ने पहली बार माइक्रोस्कोप का यूज करके ये सब कुछ हमको बताया, इसलिए वी कंसीडर रॉबर्ट हुक एज अ फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। ये माइक्रोस्कोपी के फादर, ओके, एंड ऑल्सो he have contributed for the components of cell, so he also considered as father of cytology because he was the first person who studied the component of the cell. ये सारे ऑब्जर्वेशन रॉबर्ट हुक की जो फेमस किताब है दैट इज माइक्रोग्राफिया, ये भी एक MCQ बनता है नीट का। माइक्रोग्राफिया, this book was written by Robert Hooke. ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इन द ईयर 1665 का। ये सब चीज़ें हुई 1665 में। देन बाद में इन द ईयर 1670 there was another scientist by name Anton von Leeuwenhoek. Now he was the first one who observed live cell. So ये एक MCQ बनता है नीट का कि किसने सबसे बार लाइव सेल देखा था। तो द साइंटिस्ट वाज एटॉन वॉन लीवेनहुक। क्या क्या देखा इन्होंने? इन्होंने देखे स्पर्म, इन्होंने देखी RBC, इन्होंने देखे बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें इन्होंने लाइव देखी। एंड ही वॉज द साइंटिस्ट हु एक्चुअली डिस्कवर्स वंडर वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स, और इसी के वजह से he is considered as father of microbiology. See, Robert Hooke is a father of microscopy, लेकिन एटॉन वॉन लीवेनहुक
इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये दोनों एमसीक्यू बनते हैं नीट में। नेक्स्ट, इसके बाद की जो एंट्री आती है सेल के रिलेशन में, वो आती है रॉबर्ट ब्राउन की। ईयर था 1831। रॉबर्ट ब्राउन वॉज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने नाम दिया कैरियन। अगेन दिस इज अ लैटिन नेम। Whenever you come across this terminology, that is carry-on, it always means nucleus. There are so many terminologies. जैसे कैरियोकाइनेसिस आएगी, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस बोले तो डिवीजन। लेकिन जब रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ढूंढ लिया तो उसके बाद में हमें दो टाइप के सेल्स मिले। एक ऐसे सेल्स मिले कि जिनके पास न्यूक्लियस है ही नहीं, वो थोड़े प्रीमेटिव टाइप के सेल्स थे, और एक ऐसे सेल्स थे जिनके पास खुद का अपना न्यूक्लियस है, वो नए टाइप के सेल्स थे। सो आफ्टर डिस्कवरिंग न्यूक्लियस वी आर एक्चुअली कैटेगराइज सेल्स इन टू फॉर्म्स, वन विदाउट न्यूक्लियस। These type of cells was the primitive cells, and so they are called as pro. Pro means primitive. Karyotic means nucleus. The cells which are having a primitive type of nucleus, और जिनके पास rather nucleus है ही नहीं, उनको हमने prokaryotic cell बोला। और one with the nucleus they are called as U. Remember this term, U always means new. Eukaryotic cells. So after the discovery of nucleus in the year 1831 by Robert Brown, we are now having two different types of cell. One is prokaryotic, a cell without nucleus, and a eukaryotic, a cell with nucleus. उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, दैट वाज इन द ईयर 1838. The scientist was M. Schleiden. Schleiden was a German botanist. स्क्लेडेन की जो फेमस लाइन एनसीईआरटी ने मेंशन करके रखी है, उस पे एमसीक्यू बनता है। व्हाट स्क्लेडेन हैड एक्चुअली सेड, कि स्क्लेडेन ने बताया कि द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ टिश्यू विच इन टर्न्स मेड अप ऑफ सेल्स। सो स्क्लेडेन ने बताया कि प्लांट्स टिश्यू से बने होते हैं, और टिश्यू इन टर्न्स काय से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। 1 year आफ्टर, in the year 1839, there was another scientist by name Swan. So Swan was a British zoologist. एंड स्कॉन जब एनिमल सेल पे स्टडी कर रहे थे तो उनको पता चला कि एवरी सेल इज हैविंग अ डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन। हर एक सेल की अपनी खुद की बाउंड्री है, दैट ही कॉल्ड एज डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन। टुडे दिस डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सो एनिमल्स के सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, इट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, एंड दैट पर्टिकुलर फाइंडिंग इज नोटेड बाय स्कॉन।
ये यहाँ पर ही चुप नहीं बैठे, इन्होंने एनिमल सेल की जगह पे प्लांट सेल पे स्टडी करना चालू किया और उनको वहाँ पे जाके ये पता चला कि प्लांट सेल में और एक चीज़ है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी आउटसाइड है, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग ही कॉल्ड एज सेल वॉल. सो डू रिमेंबर स्टूडेंट, सेल वॉल देने वाला जो साइंटिस्ट था वो बॉटनिस्ट नहीं था, वो जूलॉजिस्ट था जिसने हमको सेल वॉल के बारे में बताया, एंड ही वाज द स्कॉन. ये एक फेवरेट एमसीक्यू है कि हु हैव एक्चुअली डिस्कवर्ड द सेल वॉल. द आंसर इज स्कॉन डिस्कवर्स द सेल वॉल. It was not Robert Brown or Robert Hooke. Okay, it is not Robert Hooke. Robert Hooke ने सेल वॉल देखी थी, स्कॉन ने सेल वॉल को डिफाइन किया. Then afterwards in 1839, in the same year, there was a scientist by name Purkinje. Purkinje has coined the term protoplasm, and he called it as physical basis of life. क्या होता है इस चीज़ का मीनिंग? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ मीन्स सेल में जो कुछ भी जिंदा है वो प्रोटोप्लाज्म है. वंस वी आर हैविंग दिस प्रोटोप्लाज्म, और पर्किंजेस ने ये चीज़ जो है वो एनिमल सेल्स में बोली थी इन केस ऑफ एनिमल सेल्स. लेकिन और एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वॉन मोहल. ही हैड प्रूव्ड दिस थिंग इन प्लांट एम्ब्रियो. ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी सेल में जो कुछ भी जिंदा है वो प्रोटोप्लाज्म है. इस चीज को पर्किंजेस ने एनिमल सेल में बताया था, लेकिन इसी सेम चीज को प्रूव किया वॉन मोहल ने इन प्लांट एम्ब्रियो. इसके बाद इन द ईयर 1855 there was a scientist, or rather in the same year 1839, स्क्लेडन और स्कॉन, इन दोनों ने मिलाकर they come together and put forward a theory which is now called as cell theory or cell डॉक्टरीन. इस चीज़ को सीखने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं. देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो जिसमें हम पूरी सेल थ्योरी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे. अभी हमने इसको यहीं तक छोड़ दिया है. स्क्लेडन और स्कॉन, एक बॉटनिस्ट, एक जूलॉजिस्ट, एक जर्मन, एक ब्रिटिश, ये दोनों साथ में आए, दोनों ने अपने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए और दोनों ने मिला के साथ में सेल थ्योरी प्रपोज की. इस सेल थ्योरी के 3 कार्डिनल्स पॉइंट है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे. लेकिन इसी सेल थ्योरी को मॉडिफाई करने का जो काम था वो किया और एक साइंटिस्ट ने इन द ईयर 1855. द साइंटिस्ट वाज रुडोल्फ विर्चॉ. और रुडोल्फ विर्चो ने अपना फेमस स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इट इज वेरी फेमस स्टेटमेंट इन एनसीईआरटी. इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि हु हैड गिवन अ फ्रेज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. द आंसर इज Rudolf Virchow in the year 1855. What is the meaning of this term? Omnis cellula e cellula means the present day cells comes from the pre-existing cells. Present day cells comes from pre
एग्जिस्टिंग सेल्स। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या कि जब स्क्लेडन और स्कॉन ने मिलकर सेल थ्योरी दी, तब लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपने ये तो बोला कि सेल कंटिन्यू कैसे होते हैं, या तो आपने ये तो समझा दिया कि सेल इज अ बेसिक और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, लेकिन जब लोगों ने उनसे पूछा कि आज का सेल कहाँ से आया, तो उस टाइम पे सेल थ्योरी फेल हो गई। सेल थ्योरी ये बता नहीं पाई कि आज के सेल्स कहाँ से आए, और इसीलिए आगे जाके रुडोल्फ विर्चोव ने ये उसमें की खामी दूर कर दी और उसने बोला कि आज के जो भी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आए। एंड इन हिज फेमस स्टेटमेंट दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। लेकिन जैसे ही रुडोल्फ विर्चोव ने ये चीज़ बोली तो लोगों ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा। लोगों ने उनसे पूछा कि आप ये बताओ सर कि अगर आप बोलते हैं कि आज के सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला, तो आप ये बताओ कि फिर पहले अंडा आया कि मुर्गी आई? क्योंकि अगर हमने अंडा बोला तो अंडा देने के लिए मुर्गी चाहिए, और अगर हमने मुर्गी बोली तो मुर्गी अंडे में से निकली। उस चीज का आंसर रुडोल्फ विर्चोव के पास नहीं था। देन इसके बाद की जो क्रोनोलॉजी है, इसके बाद की जो हिस्ट्री है, वो आपसे अभी 10th स्टैंडर्ड से कनेक्ट हो जाएंगी, बिकॉज आफ्टर 1 ईयर, दैट इज द ईयर 1856, this is very famous year. You already learned about this year because this is a famous year for particular scientist मेंडल। और यहाँ से हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो नेक्स्ट चैप्टर से फिर कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि 1856 वो ईयर था जब मेंडल, हु इज़ कंसिडर एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने अपने फेमस जेनेटिक्स पे के एक्सपेरिमेंट चालू किए थे, और वहाँ से लेके फिर नेक्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चालू हो जाता है जेनेटिक्स का। सो ये तो हुआ ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सेल। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल इन डिटेल सी कि हाउ द सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड, what was the limitations of cell theory, and how the cell theory got modified. Thank you.